नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य ने शुरू किया है गृह लक्ष्मी योजना? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो तेलंगाना राज्य है उसने अपने राज्य के SC, ST और OBC जो समुदाय है इसके महिलाओं के लिए योजना चालू की है, आपको पता होना चाहिए। और ये एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। कैसा है दोस्तों? वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जिसके अंदर लगभग 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आपको प्रदान की जाती है। ये है तेलंगाना राज्य की गृह लक्ष्मी योजना। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने अगस्त 2023 में की है? दोस्तों, अभी बताइए, 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन की जो बैठक हुई है वो उसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, आपको याद रखना है इसके अलावा भी ब्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले तो आप बताइए। 16 जून 2009। कब हुई थी दोस्तों? 16 जून 2009। और इसमें शुरुआत में केवल 4 सदस्य थे, जो आपको बता दें। सबसे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये शुरुआत में दोस्तों इसमें 4 देश ही थे। तब ये इस संगठन को ब्रिक्स संगठन कहा जाता था। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। कब कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। और ये साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? आपको याद रखना है 2010 में। कब जुड़ा था दोस्तों? 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया है। तो इसका ये है पूरा फुल फॉर्म। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर इज द राइट आंसर। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, देश के किस राज्य की तटीय सीमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संपर्क परियोजनाओं को हाल ही में उद्घाटन किया है? तो दोस्तों देखिए, जो अमित शाह है उन्होंने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। उन्होंने, देखिए, इसके लिए लागत पहले आपको बतानी है कितना खर्च आया है इस परियोजना में। तो लगभग 360 करोड़ रुपए का इसमें अनुमान लागत जो है वो अनुमानित की गई है। इसके बाद दोस्तों, इसमें 3 संपर्क परियोजनाएं इसमें उद्घाटन किया गया। इसमें सबसे पहला है, कच्छ जिले में कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल की मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी है। तो पहला जो कच्छ जिले में चली है परियोजना। दूसरा, जो चिड़िया मोड़ ब्योरेट है, ब्यार बोट है, संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया गया है, यानी कि चिड़िया मोड़ ध्यान रखेंगे अब। और तीसरा आप याद रखेंगे, जो नाला है वहाँ पे OP टावर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये 3 आप कुल मिला के आप याद रखेंगे। 3 परियोजनाएं वहाँ पर हाल ही में उद्घाटन उनका हुआ है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो ऋषभ देव थे वो इसके पहले तीर्थंकर थे, आप याद रखें। देखिए दोस्तों, जब आप जैन धर्म पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो एक होते हैं निर्ग्रंथ, ठीक है, और एक होता है दोस्तों तीर्थंकर। ठीक, अब तीर्थंकर आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले तो तीर्थंकर हुए कितने थे? 24, जिनमें हमने अभी पढ़ा कि जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। और 24वें, सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके महावीर स्वामी। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है।
इसके अलावा देखिए जितने भी जैन महात्मा थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, यानी बंधन रहित, वो बंधन रहित थे। लेकिन जितने भी जैन महात्मा जो उनके संस्थापक हुए, जिन्होंने जो है उनके संस्थापक जो हुए, जैन संस्थापक जितने भी जो हुए संस्थापक, उन्हें कहा गया तीर्थंकर। तो आप ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों इस बारे में। आगे अगर बात करें कि एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो आप याद रखेंगे जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। देखिए दोस्तों ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं दोनों ये, तो आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। ये भी देखिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। क्योंकि जो, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और देखिए दोस्तों इनकी रचनाएं अगर हम बात करें, बाणभट्ट की रचनाएं की, तो दोस्तों देखिए एक इन्होंने लिखी थी हर्षचरित, जिसमें इन्होंने हर्ष के जीवन का उल्लेख किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कादम्बरी। क्या लिखी थी? कादम्बरी। ये एक उपन्यास है दोस्तों। क्या है दोस्तों? उपन्यास। तो इन्होंने जो है 2 रचनाएं करी थी, जिसके कारण जो है ये बहुत फेमस हुए थे। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो देखिए दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर इसका याद रखना है, वो है भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो थे वो थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक है, सिख जो जिसमें गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो ये इस टॉपिक को दोस्तों जरूर रेडी कराएं। और अगर आपको ये टॉपिक रेडी करना है, आपने अभी तक इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, तो हम आपको ये टॉपिक करा देंगे, जिससे आपको यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुरु अंगद। किसने सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो वह गुरु अंगद। अब देखिए दोस्तों गुरु अंगद जी के बारे में जान लें। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि ये जो गुरु रहे वो रहे 1539 से 1552 तक। ठीक, इन्होंने जो है गुरु पद पर काम किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सिखों के दूसरे गुरु थे, सेकंड नंबर के ये दूसरे गुरु थे। अगर हम बात करें इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1504। ठीक है, इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में हुआ था। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस सिख गुरु का नाम बचपन का नाम लहना था? तो वो दोस्तों अंगद जी का ही नाम बचपन का क्या था? लहना था। आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने जो है पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, रचना की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने रचनाएं कब की थी? तो देखिए जब ये अपने गुरु पद पर थे 1539 में जब बन गए थे, तो 1541 की यह बात है जब इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। दोस्तों ये आप बिल्कुल याद रखेंगे इतने पॉइंट्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की है? अब देखिए दोस्तों 1857 से रिलेटेड कई पुस्तकें हैं जो पूछ ली जाती हैं, कई कोट्स हैं कि किसने क्या कहा, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी रेडी करके रखें, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है पेपर में। दोस्तों फिलहाल इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? 1857 के विद्रोह में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी डी सावरकर। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में गाया गया? बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कलकत्ता। ठीक है, और आपको याद रखना है कौन सा अधिवेशन था, तो आप याद रखेंगे 27 दिसंबर डेट आप याद रखेंगे। 1911 का जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा? वही कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। अगर इसके अलावा आप जो बातें आपको याद रखनी है वो ये हैं कि जनगण मन जो है वो किसने इसकी रचना की थी, तो वो आपको याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। और देखिए दोस्तों सर्वप्रथम इसकी रचना जो की गई थी वो बांग्ला भाषा में की गई थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बात याद रखनी है तो वो ये है कि जो भारतीय संविधान है उसने जनगण मनगण को अपना राष्ट्रीय गान कब अपनाया था, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले ट्रिपल आर। ठीक, मतलब राष्ट्रीय गान, ठीक, राष्ट्रीय गीत, और भारत के राष्ट्रपति जो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों आर को कब अपनाया गया था याद रखेंगे, तो 24 जनवरी 1950। ट्रिपल आर याद रखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, झंडा जो है, झंडे को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, तो इसको भी याद रखेंगे। ये तो याद हो गया 24 जनवरी 1950, और झंडे को अलग से याद रखेंगे, वो है 22 जुलाई 1947। क्योंकि देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 झंडा फहराना था, तो इससे पहले ही हमें एक झंडा अपनाना भी था ताकि हम झंडा फहरा सकें। तो 15 अगस्त से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा अपनाया गया, वो है 22 जुलाई 1947। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पैथिक लॉरेंस। कौन हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस। और ये अब देखिए दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था ये कब आया था भारत में, तो आया था 1946 में। ठीक है, और जब ये आया था तो इसके 3 अधिकारी जो है भारत में आए थे, जिसको हम याद करते हैं पास से। किससे? पास से। सबसे पहला था पैथिक लॉरेंस। ठीक, इसके बाद था ये थे एवी अलेक्जेंडर, और ये थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक दोस्तों, तो ये जो 3 अधिकारी आए थे भारत में कैबिनेट मिशन को लेकर, तो जो नेतृत्व था कैबिनेट मिशन का वो था पैथिक लॉरेंस जी के द्वारा, इनके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए दोस्तों अभी पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये इसका जवाब बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए कुछ दोस्तों हम इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। देखिए आप याद रखेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करें जब संविधान अपनाया गया, यानी मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्तमान संविधान की। तो देखिए दोस्तों जो मूल संविधान है हमारा, मूल संविधान जो था उसमें जो अनुच्छेद की अगर बात करें तो वो थे अनुच्छेद थे 395। कितने थे दोस्तों? 395। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो अनुच्छेद है वो लगभग 470 के आसपास है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें भाग, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अनुसूची की अगर बात करें तो वर्तमान में जो अनुसूची थी वो 8 थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज अनुसूची कितनी है? 12 है। यानी तीनों चीज़ें ही बढ़ गई हैं, ये आपको याद रखना है, मन में बैठा के रखना है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछ दिया गया है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एस राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कब से कब तक इनके पास रहा? तो वो रहा दोस्तों इनके पास 1952 से 62 तक। ठीक, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने, द्वितीय राष्ट्रपति, और वो 62 से 1962 से 67 तक ये जो है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, क्योंकि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, तो इन्हें भारत रत्न भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न। और इन्हें भारत रत्न जो मिला था, जब पहली बार शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, तभी इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में। ठीक है, भारत रत्न इन्हें मिला था। और अगर बात करें जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस, वो जो है इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों ये एकदम डायरेक्ट सा आंसर है इसका कि राज्य लोक सेवा आयोग है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो करते हैं राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद होता है 315, जिसमें इस राज्य सेवा लोक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। अब देखिए जो अर्थ की परपटी है उसमें मुख्य रूप से शामिल। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें ये हमारी अर्थ है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। और अगर हम देखें तो ये देखिए सबसे पहले ऊपरी भाग होता है यहाँ पर, ठीक, जिसे बोलते हैं परपटी। फिर मध्य भाग होता है मेंटल, फिर होता है क्रोड, मेंटल, और फिर होता है क्रोड। ठीक, देखिए आपको याद, आपने बहुत पहले याद किया होगा सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, देखिए जो परपटी होते हैं वहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत मात्रा में होती है। मेंटल में अगर बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। और अगर क्रोड की बात करें तो वहाँ निकेल और आप आयरन को बहुत ज़्यादा पाएंगे। तो यहाँ पूछा कि परपटी में, यानी परपटी तो ये है, और परपटी में दो चीज़ें आप देख रहे हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। तो दोस्तों अब आप याद रखेंगे आज से कि इन दोनों तत्वों में भी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है दोस्तों? सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका। सिलिका और एल्युमिनियम दोनों ही पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में भी अगर बात करें तो सिलिका मुख्य रूप से ज़्यादा ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। अब देखिए दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला है सफ़ेद को, इसका एक बड़ा हिस्सा किस पर्वत, ये जो पर्वत श्रृंखला इसका बड़ा हिस्सा कहाँ जो स्थित है बताइए। तो दोस्तों ये जो देखिए सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये श्रृंखला स्थित है। और अगर बात करें इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट सीकरम है। क्या है दोस्तों? माउंट सीकरम इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखिए अफगानिस्तान तो यहाँ पर है नहीं तो पाकिस्तान हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। प्राग किसकी राजधानी है दोस्तों? प्राग की राजधानी है। ठीक है, प्राग बताइए दोस्तों किसकी राजधानी है? तो देखिए दोस्तों आप याद रखें जो सऊदी अरेबिया है इसकी राजधानी है रियाद। क्या है दोस्तों? रियाद। अगर हम उत्तरी कोरिया की बात करें तो इसकी प्योंग प्योंग, प्योंग प्योंग। ठीक, अगर हम बात करें चेक गणराज्य की तो दोस्तों इसकी राजधानी प्राग है। और अगर बात करें त्रिनाद और टोबागो की तो ये है पोर्ट्स ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ
स्पेन। दोस्तों ये राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चेक गणराज्य राजधानी जो है वो है प्राग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी है? थुमथांग घाटी स्थित है, बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड ही ऐसी है, घाटी ऐसी है थुमथांग। देखिए ये भारत में इस तरह के नाम का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह के नाम चीन और तिब्बत में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर आपको इस तरह का नाम नहीं देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश को हम नहीं मान सकते। और देखिए नागालैंड और सिक्किम में आप एक बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं दोस्तों। तो आप याद रखें, थुमथांग घाटी जो है वो है सिक्किम में। कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में। और देखिए ये सिक्किम में भी उत्तर सिक्किम में स्थित है और यह घाटी जो है हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हमारी वीडियो से मदद मिल रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा जलप्रपात दोस्तों? वेनिया जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि वेनिया जलप्रपात जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में दोस्तों। अगर देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, गोवा दिया हुआ, गोवा में देखिए दोस्तों आपको बताया था कौन सा है, तो दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात जो है वो आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माहे। कौन सा जिला है दोस्तों? माहे। भारत का सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो है माहे और इसका क्षेत्रफल है केवल 9 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना केवल इसका एरिया है। और ये दोस्तों जो है हमारा जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी का एक ज़िला है, ये यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी का ये ज़िला है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा आप याद रखेंगे कि अरब सागर से लगती है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो पौंडीचेरी देखिए तो भारत के पूर्वी भाग में भी है और पौंडीचेरी का कुछ भाग पश्चिमी भाग में भी है। तो ये जो माहे पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है अरब सागर में दोस्तों। ठीक है, अरब सागर में पड़ता है, आपको याद रखना है। और जो माहे जिला है वो तीन तरफ से केरल राज्य से घिरा हुआ है, तीन तरफ से केरल राज्य से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपका कोई भी सजेशन हो हमारी वीडियो के लिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।